नमस्कार। आज ना हम एकार्ट टॉले के एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया को समझेंगे। वो कहते हैं कि अगर जिंदगी में सच्ची शांति चाहिए तो उसका रास्ता सिर्फ एक ही जगह है, और वो है अभी, यानी द प्रेजेंट मोमेंट। ये जो सारी बातें हैं ये उनकी किताब द पावर ऑफ नाउ से हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। अच्छा, इस किताब की शुरुआत ना कुछ बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवालों से होती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी खुशी के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारा अपना मन ही हो। और ये भी सोचिए, क्या हो अगर भविष्य को लेकर जो बेचैनी होती है और बीते हुए कल का जो बोझ हम उठाए फिरते हैं वो सब असल में सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियां हो, एक भ्रम। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हो अगर असलियत में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज हो, ये पल जो अभी है। अगर इस एक आइडिया को समझ लिया जाए तो सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। यहाँ हम इस आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी ज्यादातर मुश्किलों की जड़ बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर, हमारे मन में है। देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हमारा जो मन है वो सोचने समझने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम उसके हर विचार के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। तब वो टूल नहीं रहता, वो हमारा मालिक बन जाता है। और बस यहीं से हम आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो इस पूरी किताब का एक तरह से दिल है। ये समझना कि हम अपने मन या अपने विचार नहीं हैं, हम उनसे अलग हैं। टॉले यहाँ एक बहुत कमाल का सवाल पूछते हैं। अगर कोई अपने विचारों को आते जाते हुए देख सकता है तो फिर वो देखने वाला कौन है? सोचिए, अगर विचार आसमान में बादलों की तरह हैं तो उसका मतलब हम बादल नहीं बल्कि वो आसमान है जो उन बादलों को देख रहा है। तो यहाँ देखिए, दो तरह की अवस्थाएं हैं। एक है सोचने वाला, ये हमारे दिमाग की वो आवाज है जो लगातार बोलती रहती है, जज करती है, प्लानिंग करती है। और दूसरी तरफ है देखने वाला, ये वो शांत एहसास है, वो जागरूकता जो इन सारे विचारों के पीछे मौजूद है। ये बस नोटिस करती है बिना उलझे। असली हम यही देखने वाले हैं। अच्छा, अब समझते हैं कि हमारा मन अतीत के दर्द को कैसे जकड़ कर रखता है। यहाँ एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसे टॉले कहते हैं पेन बॉडी। ये बेसिकली हमारे अंदर जमा हुआ पुराना इमोशनल दर्द है जो अचानक से एक्टिवेट होकर हमारे आज पर हावी हो जाता है। तो ये पेन बॉडी आखिर है क्या? इसको ना ऐसे समझिए जैसे हमारे अंदर एक सोया हुआ ज्वालामुखी है जो पुराने इमोशनल दर्द से बना है। ज्यादातर टाइम ये शांत रहता है, लेकिन बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार करता है फटने के लिए। और इसका साइकिल कुछ ऐसा होता है, कोई छोटी मोटी बात होती है जो एक ट्रिगर का काम कर जाती है और अचानक ये सोई हुई पेन बॉडी जाग जाती है। ये हमारे विचारों पर, हमारी भावनाओं पर पूरी तरह कब्जा कर लेती है और फिर हम पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। और मजे की बात यह है कि ये नेगेटिविटी से ही और ताकतवर होती है। तो फिर इससे बचने का तरीका क्या है? सिर्फ एक, जागरूकता। और इसे ना भाषा के एक छोटे से बदलाव से समझा जा सकता है। मैं गुस्से में हूं कहने के बजाय ये महसूस करना कि मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है। इस एक छोटे से बदलाव से क्या होता है कि हम गुस्सा नहीं रह जाते। गुस्सा एक ऐसी चीज बन जाता है जिसे हम दूर से देख सकते हैं। अब हम आते हैं समय के भ्रम पर। टॉले के हिसाब से हमारी तकलीफों की एक बहुत बड़ी वजह है समय, मतलब वो समय जो हमारा मन बनाता है। हमारा मन ना हमेशा भविष्य में खुशी ढूंढता है। वो एक कहानी बनाता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, जब वो नौकरी मिल जाएगी या वो रिश्ता बन जाएगा। लेकिन जब वो दिन आता है तो मन अपना गोल और आगे बढ़ा देता है और हम हमेशा अधूरे ही महसूस करते रहते हैं। यहाँ दो तरह के समय को समझना जरूरी है। एक है घड़ी का समय जो प्रैक्टिकल है, अपॉइंटमेंट के लिए, काम के लिए। दूसरा है मनोवैज्ञानिक समय, यानी साइकोलॉजिकल टाइम। इसका मतलब है अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में जीना। हमारी सारी पीड़ा की जड़ यही है, क्योंकि ये हमें इस पल की सच्चाई से दूर ले जाता है। तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। यह सेक्शन इस बारे में है कि अभी में, यानी प्रेजेंट मोमेंट में कैसे आया जाए और इसकी पावर क्या है। इस सवाल पर एक पल के लिए रुकिए, कल की या अगले हफ्ते की नहीं, ठीक अभी इस सांस के साथ असल में क्या समस्या है। और आप महसूस करेंगे कि ज्यादातर समय कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, सिर्फ एक सिचुएशन होती है जिससे डील करना होता है। प्रॉब्लम तो एक मेंटल कहानी है जो हम उस सिचुएशन के बारे में खुद को सुनाते हैं,
जब वो कहानी हटा देते हैं तो सिर्फ अभी बचता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्पेल में आना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस अपने आसपास की आवाज़ों को सुनिए, बिना उन्हें कोई नाम दिए। अपने हाथों में जो जिंदगी की सनसनाहट है उसे महसूस कीजिए। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए। ये सब बहुत आसान रास्ते हैं जो हमें फौरन अभी में ले आते हैं। तो इस पूरी चर्चा को एक समरी के साथ नहीं, बल्कि इस एक पावरफुल विचार के साथ खत्म करते हैं। ये याद रखना कि हम अपने दिमाग में चल रहा शोर नहीं हैं। हम वो गहरी शांति हैं, वो जागरूकता हैं जो उस शोर को सुनती है। और ये एहसास ही असल आज़ादी की शुरुआत है। आज की इतनी तेज भागदौड़ भरी दुनिया में क्या मन की शांति पाना सच में मुमकिन है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, और इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये शांति का सफ़र आखिर है क्या। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगती है? वो आवाज़ जो मन के अंदर हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती है, शिकायत करती है, कल क्या होगा इसकी चिंता करती है, या फिर बीते हुए कल पर अफसोस करती है ना? ये एक ऐसा शोर है जो कभी बंद ही नहीं होता। तो सवाल यह है कि आखिर ये अंदरूनी शोर आता कहाँ से है? और यहीं हम अपने पहले सबसे ज़रूरी पॉइंट पर आते हैं। हमारा जो मन है ना, वो अभी में, इस पल में रहने से इनकार करता है। वो इसका लगातार विरोध करता है। वो या तो अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। और हमारे सारे दुख की जड़ असल में यही है। मन के इस लगातार भटकने वाली हालत को एक नाम दिया गया है, अहंकार, या जिसे हम ईगो भी कहते हैं। अब देखिए, ईगो की पहचान बनती है अतीत की कहानियों से। मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ, और उसका वजूद टिका रहता है भविष्य की उम्मीदों पर। अभी में, इस पल में उसे कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो हमेशा पास्ट और फ्यूचर के बीच में घूमता रहता है। और ये शिकायतें कुछ इस तरह की होती हैं। ये मन की आदत को साफ साफ दिखाती हैं, जैसे अरे ये नहीं होना चाहिए था, या ये तो बहुत गलत हो रहा है, या फिर वो सबसे आम वाली, मैं तब खुश हो जाऊंगा जब मुझे वो मिल जाएगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ थॉट्स नहीं हैं। ये असल में जो अभी हो रहा है उस सच्चाई को ठुकराने का एक तरीका है। सोचने का जो ये पैटर्न है, इसका एक नाम है अचेतन प्रतिरोध। अचेतन क्यों? क्योंकि ये सब अनजाने में होता है, हमें पता भी नहीं चलता। ये एक इतनी गहरी आदत बन चुकी है जो हमें इस पल से, अभी से दूर ले जाती है और हमें तकलीफ देती है। तो इस लगातार विरोध का, इस रेजिस्टेंस का नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा एक ऐसा एहसास है जिसे हम सब जानते हैं, पीड़ा, दुख, तकलीफ। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पीड़ा असल में आती कहाँ से है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा फर्क समझना होगा। हमारी तकलीफ की असली वजह बाहर की कोई घटना नहीं है। जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश हमारी तकलीफ की वजह नहीं है। असली वजह है उस बारिश के लिए हमारा दिमागी विरोध, हमारी शिकायत, उफ आज ही बारिश होनी थी, हमारा गुस्सा, वो है असल वजह। इसी एक आइडिया को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, पीड़ा घटनाओं से नहीं होती, ये घटनाओं के प्रति हमारे प्रतिरोध से होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, क्या हम सच्चाई से लड़ें या उसे जैसी है वैसी ही स्वीकार कर लें। सारा खेल बस इसी चुनाव का है। तो इस प्रतिरोध का इलाज क्या है? इसका तोड़ है स्वीकृति, यानी एक्सेप्टेंस। लेकिन देखिए, स्वीकृति का मतलब हार मान लेना नहीं है, या हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना भी नहीं है। इसका बस इतना मतलब है कि जो भी सिचुएशन है उसे ठीक वैसा ही देखना जैसी वो है, बिना उसे कोई अच्छा बुरा सही गलत का लेबल दिए। तूफान आया है तो बस आया है, दैट्स इट। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या इस रेजिस्टेंस से, इस विरोध से परे भी कोई स्टेट ऑफ माइंड है? बिल्कुल है, और यकीन मानिए वही सच्ची शांति का दरवाजा खोलती है। इस अवस्था को कहते हैं उपस्थिति या प्रेजेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि सोचना बंद कर देना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है हमारे विचारों के शोर के पीछे जो एक शांत सी अवेयरनेस है, एक जागरूकता है, उससे महसूस करना। ये एक ऐसी स्टेट है जहां हम शांत तो हैं पर पूरी तरह से अलर्ट हैं, जहां हम सिर्फ हैं।
हो सकता है ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगे, तो चलिए इसे एक आम अनुभव से जोड़ के देखते हैं। उस पल को याद कीजिए जब कोई बहुत ही खूबसूरत गाना सुन रहे थे या किसी पहाड़ या नदी को देख रहे थे और उसमें इतना खो गए कि समय का पता ही नहीं चला। मन में कोई और ख्याल नहीं था, बस वो पल था। बस वही है उपस्थिति, वही है प्रेजेंस। उस पल में न कोई पास्ट था न कोई फ्यूचर, सिर्फ उस अनुभव की गहराई थी। मन बिल्कुल शांत था, लेकिन अवेयरनेस, चेतना पूरी तरह से जागी हुई थी। यही है प्रेजेंस की असली ताकत। तो सबसे बड़ा सवाल, इस पावरफुल स्टेट तक पहुंचा कैसे जाए? अच्छी खबर यह है कि इसका रास्ता बहुत ही आसान है, और वो रास्ता हर पल हमारे साथ ही रहता है। देखिए, ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है। हमारा मन तो टाइम ट्रैवल कर सकता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, लेकिन हमारा शरीर हमेशा अभी में, इसी पल में रहता है। और इसीलिए वर्तमान में वापस आने के लिए यह हमारा सबसे अच्छा एंकर है। तो चलिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं अभी, इसी वक्त। बस अपना सारा ध्यान अपने हाथों पर ले जाइए। उनके बारे में सोचना नहीं है, बस उन्हें अंदर से महसूस करना है। कोशिश कीजिए, क्या आपको अंदर एक हल्की सी झंझनाहट, एक गर्माहट, एक एनर्जी सी महसूस हो रही है? बस वही जीवंतता है। अब यह छोटा सा अभ्यास है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। जैसे ही ध्यान शरीर के अंदर आता है ना, मन के शोर से सारी एनर्जी खींच जाती है और विचार वो अपने आप ही धीमे पड़ जाते हैं। उनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस फोकस शिफ्ट करना होता है। तो इस पूरी चर्चा को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, ये अपने आप में एक प्रैक्टिस है, एक टूल है। हर बार जब भी ये सवाल खुद से पूछा जाए, तो विचारों के जाल से निकलकर फौरन इसी पल में वापसी हो जाती है। नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है अपने अंदर की दुनिया को और अपने रिश्तों को एक नए नजरिए से समझने का। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अहंकार के शोर से निकालकर मन की सच्ची शांति तक ले जाएगी। और हम ये देखेंगे कि कैसे हमारी मौजूदगी, हमारी प्रेजेंस, हमारी पूरी दुनिया को बदल सकती है। तो चलो इसी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारी खुशियां इतनी आती जाती क्यों रहती हैं? और जिन रिश्तों को हमारी सबसे बड़ी ताकत होना चाहिए, वो अक्सर तनाव और दुख की वजह क्यों बन जाते हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर का पहला पड़ाव देखते हैं। हम सबसे पहले उस हाल को समझेंगे जिसमें, सच कहूं तो, हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ही जीते हैं। एक ऐसा जीवन जिसे हमारा ईगो, हमारा अहंकार चलाता है। और यकीन मानिए, हमारे ज्यादातर संघर्षों की जड़ यहीं पर है। तो ये अहंकार रिश्तों को देखता कैसे है? वो उन्हें जरूरत के चश्मे से देखता है। इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि मैं पूरा महसूस कर सकूं। और जब भी रिश्ते इस उम्मीद पर टिके होते हैं कि कोई दूसरा हमारी अंदर की कमी को भरेगा, तो वो एक बहुत ही कमजोर नींव पर खड़े होते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना होगा। खुशी और शांति के बीच का फर्क। देखिए, खुशी जो है ना, वो अक्सर बाहरी चीजों पर टिकी होती है। कोई अच्छी खबर मिल गई, किसी ने तारीफ कर दी, पर जैसे ही हालात बदलते हैं, वो खुशी भी गायब हो जाती है। लेकिन शांति अंदर से आती है। ये वो गहरा ठहराव है जिस पर बाहरी दुनिया की उथल पुथल का कोई असर नहीं होता। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इस टेम्पररी हैप्पीनेस के चक्कर से बाहर निकलें कैसे? इसका जवाब हमारे दिमाग के लगातार चलते शोर से कहीं परे एक गहरी हकीकत में छुपा हुआ है। चलिए उसे खोजते हैं। अब ये एक बड़ा आइडिया लग सकता है, पर चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। अव्यक्त का मतलब है वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे शरीर से भी ज्यादा गहरी है। ये वो शांत, स्थिर जगह है जो हमारे मन के सारे शोर के नीचे हमेशा मौजूद रहती है। और सबसे जरूरी बात क्या है पता है? कि इसे सिर्फ दिमाग से समझा नहीं जा सकता, इसे महसूस करना पड़ता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि होने का, बेइंग का एक अनुभव है। और यही जानने और असल में होने के बीच का फर्क है। तो सवाल ये है कि हम इस गहरी शांति तक पहुंचे कैसे? तो चलो अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं, जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं। ये वो तरीके हैं जो हमें उस शांति को महसूस करने में मदद करेंगे। तो ये हैं वो 4 दरवाजे जो हमें उस गहरी चेतना तक ले जाते हैं। पहला है मौन।
सिर्फ बाहर की चुप्पी नहीं, बल्कि मन के अंदर की खामोशी। दूसरा है स्थिरता, अपने शरीर में एक ठहराव को महसूस करना। तीसरा है गहरी उपस्थिति, यानी पूरी तरह से 100% इसी पल में मौजूद होना। और चौथा है समर्पण, जो जैसा है उसे बिना लड़े स्वीकार कर लेना। ये वो रास्ते हैं जो सीधे उस शांति की ओर खुलते हैं। तो जब कोई इन दरवाजों से अंदर जाता है तो महसूस कैसा होता है? ये एक विशालता की भावना है, जैसे आपके अंदर अचानक बहुत जगह बन गई हो। ये एक एकता का एहसास है, जहां मैं और दूसरा का फर्क मिटने लगता है। और ये एक समयहीनता का अनुभव है, जहां अतीत और भविष्य का सारा बोझ गायब हो जाता है। अब देखते हैं कि जब ये अंदरूनी बदलाव आता है तो हमारी जिंदगी पर इसका असर क्या होता है। देखिए, जब हम वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं तो ये सिर्फ हमें अंदर से नहीं बदलता, बल्कि हमारे रिश्तों को, दुनिया को देखने के हमारे पूरे नजरिए को, सब कुछ बदल देता है। जरा इस फर्क को देखें कि रिश्ते कैसे बदल जाते हैं। एक तरफ जहां अहंकार से चलने वाले रिश्ते जरूरत और निर्भरता पर टिके होते हैं, वहीं सचेत रिश्ते तब बनते हैं जब दो पूरे इंसान एक साथ आते हैं। ऐसे में जो झगड़े होते हैं वो सिर्फ एक दूसरे पर रिएक्ट करना नहीं रह जाते, बल्कि वो खुद को और बेहतर ढंग से समझने का एक मौका बन जाते हैं। और ये जो बात है ना, ये प्यार को एक बिल्कुल नया मतलब देती है। हम अक्सर प्यार को अटैचमेंट या किसी से जुड़ने की जरूरत से जोड़ते हैं, लेकिन असल में गहरा प्यार वो है जब आप किसी दूसरे इंसान के लिए बिना किसी मांग या उम्मीद के पूरी तरह से मौजूद होते हैं। ये कोई जरूरत नहीं, बल्कि होने की एक अवस्था है। और इसका एक बहुत ही हैरान करने वाला नतीजा सामने आता है। जब हम जिंदगी की मुश्किलों या दर्द से लड़ना बंद कर देते हैं और उन्हें बस स्वीकार कर लेते हैं, तो हम पाते हैं कि उस दर्द के ठीक नीचे एक गहरी शांति और ठहराव हमेशा से मौजूद था। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात है समझने के लिए। जिंदगी में दर्द हो सकता है, वो नेचुरल है, लेकिन पीड़ा यानी कि सफरिंग तब पैदा होती है जब हम उस दर्द से लड़ते हैं, उसका विरोध करते हैं। जिस पल हम जो है उसका विरोध करना बंद कर देते हैं, पीड़ा गायब हो जाती है, भले ही दर्द वहीं मौजूद हो। और फिर आखिर में ये एहसास होता है कि हम इस जिंदगी से कोई अलग चीज नहीं है, हम ही जिंदगी हैं। हम जिंदगी को अनुभव करने वाले कोई सेपरेट व्यक्ति नहीं, बल्कि हम उस जीवन का ही एक अटूट हिस्सा हैं। और तब मैं और दूसरा का फर्क मिट जाता है। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा, और इसका जवाब दिमाग से नहीं, अनुभव से ही मिल सकता है। क्या होगा अगर हम सिर्फ एक पल के लिए हर चीज से लड़ना छोड़ दें और इस पल को ठीक वैसा ही रहने दें जैसा ये है? क्या पता हमें वही शांति मिल जाए जिसे हम हमेशा से बाहर खोज रहे थे। नमस्कार। एक शब्द है समर्पण, और अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि इसका असली मतलब क्या है। ज्यादातर लोग इसे हार मानने से, गिव अप करने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आज हम इसकी एक नई और बहुत ही शक्तिशाली परिभाषा को समझेंगे। तो सबसे पहले इस एक बड़ी गलतफहमी को ही दूर करते हैं। समर्पण का मतलब हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है स्वीकार कर लेना। अब सुनने में ये दोनों बातें एक जैसी लग सकती हैं, है ना? हार मान लेना, स्वीकार कर लेना, लेकिन यकीन मानिए इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए इसी फर्क को और गहराई से समझते हैं कि ये स्वीकार कर लेने का असल में मतलब क्या होता है। देखिए, समर्पण की सबसे सीधी और सरल परिभाषा है, जो भी हो रहा है, जो जैसा है, उसे बस स्वीकार कर लेना। ये हार नहीं है, ये तो बस बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी विरोध के सच्चाई को देखना है। और ये स्थिति कब आती है? हम सब ने अपनी जिंदगी में ऐसे पल महसूस किए हैं जब अचानक कोई बीमारी आ जाती है, या किसी अपने को खोने का दुख होता है, या फिर किसी बड़ी कोशिश में नाकामयाबी मिलती है। और ठीक इन्हीं पलों में हमारे अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई असल में हमारे अंदर की दो आवाज़ों के बीच होती है। एक आवाज़ है हमारे अहंकार की, जिसे ईगो कहते हैं, जो हमेशा लड़ना चाहती है, और दूसरी है हमारी सजगता की, हमारी प्रेजेंस की, जो बस शांति से सब कुछ देखती है। तो सवाल ये उठता है कि जब जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? ईगो की आवाज हमेशा विरोध करती है। वो अंदर से चिल्लाती है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह गलत है। ये और कुछ नहीं, बस असलियत को नकारने की एक कोशिश है। लेकिन हमारी सजगता, हमारी प्रेजेंस की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। वो शांति से कहती है, ठीक है, ये हो गया है, जो है सो है, अब आगे क्या करना है?
ये स्वीकार करके आगे बढ़ने का रास्ता है। तो चलिए देखते हैं कि जब हम लड़ने के बजाय स्वीकार करने का रास्ता चुनते हैं तो ये हमें सही एक्शन लेने में, सही कदम उठाने में कैसे मदद करता है। ये एक बहुत ही सीधी सी प्रक्रिया है। देखिए, पहला कदम है समर्पण, यानी स्थिति को स्वीकार करना। जैसे ही हम ये करते हैं, दूसरा कदम अपने आप होता है। हमारे मन को शांति और स्पष्टता मिलती है, क्लैरिटी आती है। और फिर तीसरे कदम में उस शांत और स्पष्ट मन से हम सही फैसले ले पाते हैं। इसीलिए समर्पण कोई कमजोरी नहीं, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमें सच्चाई के साथ, रियलिटी के साथ खड़ा करती है, उसके खिलाफ नहीं। और एक बात तो तय है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम सच्चाई से लड़ नहीं सकते। अंत में जीत हमेशा वास्तविकता की ही होती है। लेकिन समर्पण का असर सिर्फ हमारी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं होता। इसका एक और गहरा फायदा है। ये हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हम हमारा अतीत हैं, हमारी पुरानी गलतियां, हमारी पुरानी कामयाबियां, पर सच तो ये है कि हम हमारा अतीत नहीं है, वो गुजर चुका है। और ना ही हम अपना भविष्य हैं। वो सारी चिंताएं, वो सारी प्लानिंग, वो भी हम नहीं हैं। वो तो अभी आया ही नहीं है। और सबसे जरूरी बात, हम अपने विचार भी नहीं हैं। ये जो विचार मन में लगातार चलते रहते हैं, ये तो बस आसमान में बादलों की तरह हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। तो फिर हम हैं कौन? हम वो आसमान हैं, वो खाली जगह, वो शांत जागरूकता, जिसमें ये सारे विचार, ये सारे बादल आते जाते रहते हैं। और ये एहसास हमें इस सफर की सबसे खूबसूरत मंजिल पर ले आता है, यानी कि अब का जादू, इस वर्तमान क्षण का चमत्कार। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पल है, ये अभी, ये भविष्य में कुछ पाने का कोई रास्ता नहीं है। ये पल, यही तो जिंदगी है। और सबसे अच्छी बात क्या है? इसे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, इसे कमाना नहीं है, बस इस पर ध्यान देना है, इसे महसूस करना है, क्योंकि ये हमेशा यही है, इसी पल में। इसे अभी, इसी वक्त महसूस किया जा सकता है। बस एक गहरी सांस लीजिए, अपने शरीर में जो ऊर्जा है उसे महसूस कीजिए और अपने आसपास की आवाज़ों को बिना किसी जजमेंट के सुनिए। ये पल जो अभी है, ये अपने आप में पूरा है, ये काफ़ी है। और इस एहसास तक पहुंचना ही समर्पण का सबसे बड़ा तोहफा है। मेरे साथ इस विचार को समझने के लिए धन्यवाद।